हिंदू को राजनीतिक हिंदू में बदलते हैं जी। और राजनीतिक हिंदू का मतलब है भारतीय जनता पार्टी का मतदाता, वो और किसी का मतदाता नहीं होगा। तो वह धार्मिक हिंदू नहीं है, वह राजनीतिक हिंदू है। और राजनीतिक हिंदू जो मतदाता हिंदू होगा और जो बाकी सारी सांसारिक बातें भूलकर इस एक तथाकथित आध्यात्मिक काम में कि राष्ट्र को बचाना, यानी अब जो झूठ वो बोलता है राष्ट्र को बचाना, असल है वो अपने को बचाना चाह रहा है। पाबंदी सिर्फ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर नहीं लगी है। फ़र्ज़ कीजिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर आपने पाबंदी लगाई, आपके पास आधार था, तो फिर उसके छात्र संगठन पर क्यों, या उस बच्चों का एक संगठन है उस पर क्यों, या उस एक मानवाधिकार संगठन है NCHRO, उस पर प्रतिबंध क्यों, ये प्रश्न उठते हैं। NCHRO क्या किसी दहशतगर्द गतिविधि में शामिल था? तो यह कहा जा रहा है कि नहीं, यह दरअसल जड़ और शाखाओं का, रूट एंड कैपिलरी का रिश्ता है, या हब एंड स्पोक्स का रिश्ता है। जैसे साइकिल में एक हब होता है, फिर स्पोक्स होती हैं एक चक्के में। तो अगर वैसे माना जाए तो फिर जो सारे लोगों ने तुरंत ही कहा, जो सबसे पहला नाम दिमाग में आता है किसी संगठन का, वो हब एंड स्पोक्स या रूट एंड कैपिलरी, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बेहतर संगठन कोई नहीं है, जो जड़ है और जिसकी शाखाएं या जिसके नसें हैं, जिन शिराएं हैं, है ना। तो ये सारे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों पर देश के लोगों को विचार करना चाहिए। खुद भारतीय जनता पार्टी जिस संगठन की राजनीतिक शाखा है, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वो राजनीतिक शाखा है, वो कोई स्वतंत्र संगठन तो है नहीं। तो वह भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलना चाहता है। यह एक राजनीतिक विचार है जो भारतीय संविधान के विरुद्ध है। उसी तरह अगर आप कम्युनिस्ट पार्टियों का कार्यक्रम देखेंगे या उनका संविधान देखेंगे तो वे एक विचारधारा में विश्वास करते हैं। तो क्या यह कारण पर्याप्त हो सकता है प्रतिबंध लगाने का? लगातार हिंदुओं को यह बताना या उनको डराना कि वे चारों तरफ दहशतगर्दों से घिरे हैं, देश में दहशतगर्द जगह जगह छिपे हुए हैं, अलग अलग रूपों में काम कर रहे हैं, अलग अलग संगठनों में काम कर रहे हैं, और यह सरकार हिंदुओं की रक्षा कर रही है उनकी पहचान करके। तो जो अभी हाल में पाबंदी लगाई गई है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके आनुषंगिक संगठनों पर, उस पाबंदी को इसी रूप में देखना चाहिए। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज खास बात है, अपूर्वानंद जी को ऑनलाइन आप सुनते रहे अम्बेडकरनामा पर, लेकिन प्रोफेसर अपूर्वानंद आज अम्बेडकरनामा में मौजूद हैं और कुछ खास विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि कल PFI को बैन कर दिया गया है। कई प्रतिक्रियाएं आई। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अगर PFI बैन हो रहा है तो RSS पे भी प्रतिबंध लगे। दिग्विजय सिंह का भी ट्वीट आया। कुछ दिन पहले मुस्लिम समुदाय के 5 गणमान्य व्यक्ति RSS प्रमुख मोहन भागवत से मिले। मोहन भागवत जामा मस्जिद के इमाम से मिले हैं। और इसके पहले थोड़ा और कुछ इतिहास में ले जाऊं, कुछ 1 आध महीने पहले RSS के एक कार्यकर्ता ने एक हलफनामा कोर्ट में दिया था कि RSS कई जगह बम ब्लास्ट कराना चाहती थी। ये पूरा मायने क्या है? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक खास तरह की तैयारी चल रही है? और मोहन भागवत इनफैक्ट अब हिंदू धर्म की परिभाषा देते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सिंधु के पार रहने वाले लोग हिंदू हैं। बहरहाल इन बातों के क्या मायने हैं, इसके कैसे समझा जाए, इन सब पर बातचीत करने के लिए आज अम्बेडकरनामा में प्रोफेसर अपूर्वानंद जी हैं और उनको विस्तार से सुनेंगे और समझेंगे इन बारीकियों को। धर्म, राजनीति, सांप्रदायिकता और राजनीति क्या है, इसके मायने। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में। बहुत शुक्रिया। क्या है सर, ये पूरा एकदम लीला ही चल रहा है एक तरह से। 2 राष्ट्र में, हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, और नेता मिल रहे हैं जी। नहीं, ये लीला नहीं है, ये तो राजनीति जो पिछले 8 वर्षों से उग्र रूप लेती जा रही है उसका एक नया स्तर है जी। और इसको इसी रूप में हमें समझना चाहिए। एक तो यह कि लगातार हिंदुओं को
या बताना या उनको डराना कि वे चारों तरफ दहशतगर्दों से घिरे हैं, देश में दहशतगर्द जगह जगह छिपे हुए हैं, अलग अलग रूपों में काम कर रहे हैं, अलग अलग संगठनों में काम कर रहे हैं, और यह सरकार हिंदुओं की रक्षा कर रही है उनकी पहचान करके। तो जो अभी हाल में पाबंदी लगाई गई है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके आनुषंगिक संगठनों पर, उस पाबंदी को इसी रूप में देखना चाहिए जी। कई लोग ये कह रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राजनीति ठीक नहीं थी और वह राजनीति अलगाववादी राजनीति थी और इस वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई ठीक है। लेकिन यह बात स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है कि क्या आप राजनीति विचारधारा के कारण देश में प्रतिबंध लगाते हैं लोगों पर, क्या यह वाजिब तरीका है? तो अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। मसलन खुद भारतीय जनता पार्टी जिस संगठन की राजनीतिक शाखा है, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वह राजनीतिक शाखा है, वो कोई स्वतंत्र संगठन तो है नहीं। तो वह भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलना चाहता है। यह एक राजनीतिक विचार है जो भारतीय संविधान के विरुद्ध है। उसी तरह अगर आप कम्युनिस्ट पार्टियों का कार्यक्रम देखेंगे या उनका संविधान देखेंगे तो वे एक विचारधारा में विश्वास करते हैं। तो क्या यह कारण पर्याप्त हो सकता है प्रतिबंध लगाने का? एक दूसरे के क्या दहशतगर्द गतिविधियों में संलग्नता के पर्याप्त प्रमाण हैं और वो पर्याप्त प्रमाण सामने मिल गए हैं सरकार को। इस सरकारों का जो हाल रहा है पिछले दिनों, खासकर मुसलमानों से जुड़े हुए संगठनों को लेकर जो रवैया रहा है, अगर आप सिमी की बात याद करें तो मामले सिद्ध नहीं हो सके हैं। हम इंडियन मुजाहिदीन के बारे में सुनते रहे हैं, लेकिन इंडियन मुजाहिदीन का क्या हुआ ये अब हमें पता नहीं। और भारतीय राज्य की संस्थाएं अपने आप को जवाबदेह नहीं मानती हैं कि वो बताएं कि जिस समय एक संगठन को वे बता रही थी कि सबसे ख़तरनाक है, वह आखिर कहाँ लुप्त हो गया और उसके बारे में क्यों अंतिम तौर पर राज्य की तरफ से कुछ नहीं कहा जा सका और कोई कन्विक्शन या में कोई फैसला उस आधार पर किसी को सज़ा मिली हो, यह हमें नहीं पता है। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि हम इस पाबंदी को, और पाबंदी सिर्फ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर नहीं लगी है। फ़र्ज़ कीजिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर आपने पाबंदी लगाई, आपके पास आधार था, तो फिर उसके छात्र संगठन पर क्यों, या उस बच्चों का एक संगठन है उस पर क्यों, या उस एक मानवाधिकार संगठन है NCHRO, उस पर प्रतिबंध क्यों? ये प्रश्न उठते हैं। NCHRO क्या किसी दहशतगर्द गतिविधि में शामिल था? तो यह कहा जा रहा है कि नहीं, यह दरअसल जड़ और शाखाओं का, रूट एंड कैपिलरी का रिश्ता है, या हब एंड स्पोक्स का रिश्ता है। जैसे साइकिल में एक हब होता है, फिर स्पोक्स होती हैं एक चक्के में। तो अगर वैसे माना जाए तो फिर जो सारे लोगों ने तुरंत ही कहा, जो सबसे पहला नाम दिमाग में आता है किसी संगठन का, वो हब एंड स्पोक्स या रूट एंड कैपिलरी, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बेहतर संगठन कोई नहीं है जो जड़ है और जिसकी शाखाएं या जिसके नसें हैं, जिन शिराएं हैं, है ना। तो ये सारे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों पर देश के लोगों को विचार करना चाहिए कि क्या वास्तव में कुछ ऐसी गतिविधियां थी, दहशतगर्द गतिविधियां थी जिसके चलते यह प्रतिबंध अभी अनिवार्य हो उठा था, या यह जो रोज़ाना भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अभियान है, जिस अभियान में वे हिंदुओं को एक भयभीत समुदाय में बदल देना चाहते हैं, असुरक्षित समुदाय में, क्या यह उसी का एक हिस्सा है कि वो हिंदुओं के भीतर मुसलमानों के प्रति संदेह पैदा करें? और दूसरा ये संदेश देना मुसलमानों को भी कि अगर आप स्वतंत्र रूप से अब आप PFI का देख लें, जो आरोप लगाए जाते हैं कि CAA के विरोध के आंदोलन में वे शामिल थे, या एक आरोप सिद्दीक कप्पन और उसके सहयोगी पे लगाया गया कि उत्तर प्रदेश में वे जातिगत दंगा भड़काने जा रहे थे क्योंकि वे हाथरस की उस दलित युवती के साथ जो बलात्कार हुआ
उस पर रिपोर्ट करने जा रहे थे। तो इस तरह के आरोप बहुत ही वायवी हैं और इनका कोई आधार नहीं है। मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूँ। मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वो क्या घोषित करता है, उसका क्या कार्यक्रम है, उसे देखें। क्या अब यह कहा जा रहा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग हत्याओं में शामिल थे केरल में और रहे होंगे, इसका प्रमाण पुलिस के पास होगा, लेकिन यह भी मालूम है कि हत्याएं वहाँ दुतरफा हो रही थी, यानी पीएफआई के लोग भी मारे जा रहे थे। यही बात कर्नाटक में देखी गई है कि यह आरोप आरएसएस पर लगाया जाता है कि उसके लोग मार रहे हैं, यह आरोप सीपीएम पर लगाया जाता है कि उसके लोग मार रहे हैं। तो क्या ये सारे आरोप पर्याप्त हैं कि आप किसी संगठन को प्रतिबंधित कर देंगे? ये प्रश्न है जो हमें करने चाहिए। नहीं, वो तो कुछ एविडेंस चाहिए ना, सॉलिड एविडेंस होने चाहिए। मैं सिर्फ हाँ, हमें नागरिकों के तौर पर ये प्रश्न करने चाहिए। हमें क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, इस आधार पे हमें बात नहीं करनी चाहिए। सर, पटना एसएसपी का एक बयान था पिछले महीने, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2-3 महीने पहले आया था कि ये जो संगठन है आरएसएस की तरह ये काम करता है, और आरएसएस के एक पूर्व कार्यकर्ता ने एफिडेविट भी दिया उसको लेकर। और कई सालों से हम लोग देख रहे हैं खुलेआम हेट स्पीचेस, साधु लोग गांधी के खिलाफ मतलब उस तरह की बात कर रहे हैं, साध्वी जो है गांधी को गोली मार रही है। तो ये तमाम मसले हैं, इसको कैसे देखा जाए? अगर प्रतिबंध यही आधार है तो कुछ तो एकदम ऑब्वियस विजिबल जो है इस तरह के एक्ट्स अब आ रहे हैं। देखिए, हमें चिंता किस बात की होनी चाहिए? हमें चिंता इस बात की होनी चाहिए कि देश में हिंसा न बढ़े। जी, दहशतगर्दी आप कहते हैं या आतंकवाद कहते हैं, आतंकवाद बाकी हिंसा से अलग है, यह बात सही है। क्यों अलग है? क्योंकि उसमें हो सकता है हिंसा की एक ही घटना हो, एक ही जगह हो, लेकिन उससे व्यापक समाज में भय, जिसके खिलाफ हिंसा की गई, उस समाज में व्यापक तौर पर भय और अस्थिरता पैदा हो जाए। तो आतंकवादी घटना और बाकी हिंसा की घटनाओं में यह एक अंतर होता है। अब अगर इसको आप देख लें, इस परिभाषा को देख लें, तो पिछले 8 वर्षों की ही बात लें, पीछे की बात ना जाए, तो जब आप एक राह चलते मुसलमान की हत्या करते हैं जो गाय लेकर जा रहा है, तो यह सिर्फ आप उसकी हत्या नहीं कर रहे हैं, आप दरअसल सारे मुसलमानों में एक दहशत फैला देते हैं। आप अगर ट्रेन में बैठे हुए एक मुसलमान पर जो अपना टिफ़िन खोलता है और उसमें वो मांस खा रहा है, गोश्त खा रहा है, आप उस पर हमला कर देते हैं, या ट्रेन से आप बुर्का पहने हुए औरतों को उतार लेते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं कि उनके पास मांस था, तो यह दहशत फैलाने की कोशिश है, टेरराइज करना है। तो इस तरह की गतिविधियां कौन कर रहा है पिछले 8 वर्षों में, और किस समुदाय को आतंकित किया जा रहा है? ये बात बहुत स्पष्ट है, हम लोग कहना नहीं चाहते हैं। भारतीय समाज के साथ एक दिक्कत यह है कि चूंकि वह जाति विभाजित समाज है, तो उसमें इसको बुरा ही नहीं माना जाता है कि आप किसी को हीन माने या किसी से नफरत करें। यह बात असभ्यता नहीं मानी जाती है। दूर हो जाओ, तुम्हारे हाथ का नहीं खाएंगे, उधर चले जाओ, ये तो इतना आम है हम सब लोगों के। आप नहीं, आप हमारे मकान में नहीं रह सकते क्योंकि आप फलां हैं। तो यह हमारे समाज में इतना ज़्यादा है कि उसके आधार पर हिंसा को भी हम बुरा नहीं मानते हैं। रोज़ाना भारत में कहीं ना कहीं एक दलित की हत्या हो रही होती है। यह हत्या हमको विचलित नहीं करती है। तो मैं स्थानिक वध जैसा होता है, हाँ, वीडियो बना के लोग वायरल कर देते हैं। नहीं, तो मैं कभी कभी यही सोचता हूँ कि हम फिर विचलित किस बात से हैं? हम हिंसा से तो हमको परेशानी नहीं है, वह तो रोज देश में हो रही है। दलित औरतों का बलात्कार, आंकड़े उठाकर देख लीजिए, दलित बच्चों के साथ स्कूल में दुर्व्यवहार, दलित लोगों की हत्या, ये इतनी आम चीज़ है कि यह समाज दरअसल हिंसा का आदी समाज है। फिर यह ढोंग करना कि हम दरअसल हिंसा से चिंतित हैं, इसलिए हिंसक संगठनों को हम पाबंदी लगा रहे हैं, यह एक ढोंग है। और आप कह रहे हैं कि हिंसा का अधिकार सिर्फ हम अपने पास रखना चाहते हैं। जैसे उच्च वर्ण के लोग कहते थे, यह अधिकार मेरे पास है, तुम नहीं कर सकते। मूछ मैं रख सकता हूँ, तुम नहीं रख सकते। जनेऊ मैं पहन सकता हूँ, तुम नहीं पहन सकते। इजाज़त मैं दूंगा, तुम नहीं दे सकते। यह बात मुसलमानों को कही जा रही है।
एक स्तर पर यह बात बहुत दिनों से कहा जा रहा है कि मुसलमानों को नए दलितों में बदला जा रहा है कि अब चूंकि आप दलितों का जो राजनीतिक असर्शन है उससे आप इनकार नहीं कर सकते और फिर आप दलितों को भी एक हिंदू सेना में शामिल करना चाहते हैं, तो इसलिए आप एक नया दलित बना रहे हैं जिसके साथ वैसा ही बर्ताव कर सकें जैसा आप दलितों के साथ सहस्राब्दियों से करते चले हैं। सेकंड ग्रेड सिटीजन। हाँ, और दूसरे आपने जो बीच में बात कही कि एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारक ने हलफनामा दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वे इस बात को जानते हैं और वे खुद आकर कहने को तैयार हैं कि पूरे देश में बम धमाके करने की यानी दहशतगर्द गतिविधि करने की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों की साजिश थी। अब ये बहुत गंभीर बात है। इसको अब तक और इस देश, इसीलिए मैंने कहा कि यह देश दरअसल हिंसा को लेकर चिंतित नहीं है, न इस देश की पुलिस चिंतित है, न इस देश की खुफिया एजेंसियां चिंतित हैं, क्योंकि अगर एक व्यक्ति यह हलफनामा आमने सामने आकर देता है, वह इंटरव्यू देता है, तो वो कितना बड़ा जोखिम अपने साथ उठा रहा है, है ना। आप उसे गंभीरता से नहीं लेंगे, बल्कि सीबीआई अदालत को ये कह रही है कि नहीं नहीं इस पर ध्यान ही मत दीजिए, छोड़ दीजिए। तो ये किस प्रकार की एजेंसी है और क्यों ऐसा किया जा रहा है? जी। ये प्रश्न हम लोगों को करना चाहिए। अभी आपने जातीय अस्मिता की बात भी की कि दलित को एक तरह से फिक्टिशियस हिंदुआइजेशन कर रहे हैं, फिक्टिशियस, और वह तो भंवर मेघवंशी लिख चुके पूरी किताब कि दलितों की क्या स्थिति है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर जी। और वो प्यादों से अधिक कुछ नहीं होंगे। हो सकता है कि आप किसी को किसी पद पर भी रखते हैं, लेकिन दरअसल विचारधारा जो स्थापित होगी वह ब्राह्मणवादी विचारधारा ही है। हो सकता है उस ब्राह्मणवादी विचारधारा का ध्वजवाहक एक दलित हो, इसमें क्या, औरतें पितृसत्ता की ध्वजवाहक हो सकती हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दुर्गा वाहिनी है और बाकी सब हैं वो पितृसत्ता की ध्वजवाहक हैं। तो औरत है इसलिए अपने आप में हो गया, या दलित है, यह तो कोई बात ही नहीं है ना। जैसे नरेंद्र मोदी के बारे में लोगों ने कहा कि पिछड़ा वर्ग क्या है, तो क्या हो गया पिछड़ा वर्ग क्या है, तो आइडियोलॉजी क्या लेके चल रहे हैं, जिस विचारधारा को का झंडा वे बुलंद कर रहे हैं, कंधे पर लेकर चल रहे हैं, वह ब्राह्मणवादी विचारधारा है, वो घृणा की विचारधारा है। अभी सर हिंदुआइजेशन का पूरा प्रोसेस आरएसएस कोशिश कर रहा है और तरह तरह के शगुफे भी छोड़ता रहता है। उत्तर प्रदेश में भी कल परसों ही एक बच्चा को फिर उसी तरह पीटा गया। कई घटनाएं उत्तर प्रदेश से आई हैं, राजस्थान का भी एक मामला है। अभी इंटरेस्टिंगली कर्नाटक में वो मंदिर में गया तो छूने की वजह से 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिस पर उन लोगों ने कहा कि अब हम अम्बेडकर की प्रतिमा, वो भगवान हटा के अम्बेडकर का फोटो लगा लिया वहाँ पे। तो मतलब कहना समझने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक तरफ तो हिंदुआइजेशन का प्रोसेस चल रहा है कि दलित ट्राइबल को भी इंक्लूडिंग ट्राइबल्स, उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले हिजाब का मसला बहुत गर्म होता है, और अभी गुजरात से लेकर कई राज्यों में अभी चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है, और गुजरात का चुनाव तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए नाक का सवाल है। ये क्या महज ये संयोग है कि चुनाव से पहले ये फिर इस तरह का घटनाक्रम, लोकसभा चुनाव भी आना है जल्दी। दो तरफा चीज़ें, अब तो लोकसभा चुनाव भी 1.5 साल ही दूर रह गया, तो वह भी नज़दीक है। देखिए भारतवर्ष में हर स्तर के चुनाव हमेशा होते रहते हैं, तो हम हर चीज़ की व्याख्या चुनाव के संदर्भ में करते हैं कि यह दरअसल चुनाव और लोगों की भावनाओं को थोड़ा उत्तेजित करने के लिए किया जा रहा, कोई ख़ास बात नहीं है। अभी ज़रा हिंदुओं को एकजुट करना है तो उनकी भावनाओं को, अदालतें भी ये कहती हैं, आपने दिल्ली उच्च न्यायालय का या दिल्ली की एक अदालत का यह वक्तव्य सुना होगा कि नहीं नहीं वो तो ज़रा लोगों को एकजुट करने के लिए लोग भाषण दे देते हैं, इसमें राजनीतिक सभा में, हाँ राजनीतिक सभा में यह ख़ास बात नहीं है। तो ये बहुत अजीब बात है कि हिंदुओं के बारे में अब ये राय बन गई है कि उनको पोलराइज किया जा सकता है ना। तो हिंदुओं को अपने बारे में सोचना चाहिए कि दरअसल उनके बारे में उनके नेताओं की राय कितनी ख़राब है कि आप एक झूठ बोल सकते हैं और हिंदुओं को पोलराइज कर सकते हैं अपनी तरफ, है ना। तो आप पुलवामा कर सकते हैं और पोलराइज कर सकते हैं। हर कोई कह रहा है कि पुलवामा का मतलब वही था, या इस तरह की घटनाओं का मतलब यही है, या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर जो प्रतिबंध लगा उसका अर्थ यही है।
तो ये बात इतनी पारदर्शी और इतनी स्पष्ट हो गई है, तो हिंदू मतदाता को सोचना पड़ेगा ना कि भारतीय जनता पार्टी की राय उसके बारे में क्या है। कि वह कहती चुनाव के हम पहले ये कर देंगे तो वो बाकी चीज़ें भूल कर हमारी तरफ आ जाएगा, तो वो कैसा मतदाता है या कैसी मतदाता है। एक दूसरा कि मैं एक दूसरे ढंग से भी देखता हूँ, मैं इस रूप में देखता हूँ कि हाँ, रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा इसको बनाया जा रहा है, यानी रोज़ाना संप्रदायीकरण आपका किया जा रहा है। इसलिए रोज़ कुछ न कुछ एक बयान आना, किसी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का, पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई करना, किसी जांच एजेंसी के द्वारा कोई कार्रवाई करना, जिससे हिंदुओं का संप्रदायीकरण होता रह सके। और उसको संप्रदायीकरण भी नहीं कहना चाहिए बल्कि हिंदुओं का रेडिकलाइजेशन कहना चाहिए। तो हिंदुओं का रेडिकलाइजेशन होता रहे, इसके लिए रोज़ आपको कुछ करना पड़ेगा। और मैं ये सारी कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं, मैं उनको उसी रूप में देखता हूँ, ये हिंदुओं के रेडिकलाइजेशन का हिस्सा है। सर, एक तो वसुधैव कुटुंबकम की भी बात होती है यहाँ पर, और बड़ी बड़ी बातें होती हैं। मोदी साहब जाते हैं विदेश तो मैं कहते हैं मैं युद्ध की धरती नहीं बुद्ध की धरती से आया हूँ। सारे देश के संसाधन पर ऑलमोस्ट हिंदुओं का ही कब्जा है एक तरीके से, अर्थव्यवस्था और राजनीति, और उसमें सवर्ण जातियों का। और इसके बावजूद हिंदू इतना बहुसंख्यक होते हुए सारे सेना, पुलिस, न्यायाधीश, मिनिस्टर सब इन्हीं के हैं, फिर भी ये खतरे में क्यों आ जाता है, ये समझ में नहीं आता। नहीं, ये इसलिए कि संसाधनों पर उस कब्जे को वह और बरकरार रख सके, और पूरा मामला संसाधनों पर कब्जे का है ना। कौन रहेगा जो शासन करेगा हमेशा, और कौन रहेगा जो मातहत होगा। तो एक आदत पड़ी हुई थी इस देश में एक लंबे समय से कि जो प्राकृतिक संसाधन है, सार्वजनिक संसाधन है, सामाजिक संसाधन है, वे तो उच्च वर्ण के हाथ में है। खुद जो दलित जातियां थी वे भी संसाधन ही थी। आप वे क्या है, वे ऊर्जा का स्रोत है, श्रम का स्रोत है। तो आप उनके श्रम को संसाधन की तरह इस्तेमाल करते रहे हैं। अब आप पिछले 70 वर्षों में जो हुआ, धीरे धीरे उससे यह स्थिति बदलती हुई दिखलाई पड़ी। लेकिन पिछले 8 वर्षों में आप कह सकते हैं कि जो संवैधानिक प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन के दौरान, या मैं सिर्फ स्वाधीनता आंदोलन नहीं कहता हूँ, उस दौरान जो बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, जब बाबा साहब अम्बेडकर का एक आंदोलन था, पंडिता रमाबाई ने उधर काम किया, सावित्रीबाई फुले, मैं सबको स्वतंत्रता आंदोलन के दायरे में रख के नहीं देखता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि उस वक्त एक व्यापक तौर पे स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, और व्यापक तौर पर असमानता के विरुद्ध संघर्ष चल रहा था अनेक स्तरों पर। सावित्रीबाई फुले के संघर्ष, कई लेयर्स थे उसके, कई संघर्ष थे, लेकिन मूल बात थी असमानता के विरुद्ध और न्याय के लिए और संघर्ष और स्वतंत्रता का संघर्ष। उसमें उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष भी शामिल था, जिसमें अंग्रेजों से आज़ादी भी एक चीज़ थी। तो ब्राह्मणवाद से मुक्ति, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, जातिवाद से आज़ादी, पितृसत्ता से आज़ादी, असमानता से संघर्ष, ये सब कुछ उस दौर की खासियत हैं, जिन मूल्यों को संविधान में फिर रखा गया। और पिछले 70 वर्ष में भारतवर्ष में जोर जबरदस्ती नहीं की गई। ये नहीं किया गया कि हम आपसे आपकी ज़मीन छीन लेते हैं या आप जब्त कर लेते हैं, कुछ जो कई देशों में हुआ, ये यहाँ नहीं किया गया। यहाँ धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, लेकिन पिछले 8 वर्षों में चक्का अब उल्टा घूम रहा है, जिसको मैं प्रतिक्रांति कह सकता हूँ। और इसलिए एक उग्रता दिखलाई पड़ रही है, जो उच्च वर्ण की उग्रता है। मैंने इतनी परशुराम जयंतियाँ पहले नहीं देखी हैं। फरसा लेकर ब्राह्मण बाहर निकल रहे हैं, और मुझे बहुत हैरानी होती है कि ब्राह्मण कहते थे कि हम तो विद्या और बाकी चीज़ों का काम करते हैं, अब फरसा लेकर वे उतर रहे हैं, अपना स्टेटस लगाते हैं फरसा लिए हुए परशुराम का। तो उग्रता बढ़ रही है, और वो वापस हासिल करना चाह रहे हैं जो ज़मीन दूसरे लोगों ने ली है। और मुसलमान इसमें एक बहुत सुविधाजनक चीज़ है, जिसको सामने रखकर, और ये अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि आप उसे सामने रखकर बाकियों को हिंदू बना सकते हैं। तो ये एक इतना आसान फॉर्मूला है जो जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो मिला जुला के सर अम्बेडकर साहब ने ये भी कहा था कि धर्म व्यवसाय है, राजनीति है। हाँ, तो आखिरी में एक कमेंट की जो पूरा ही घटनाक्रम हो रहा है इसका रिश्ता चुनाव से भी है। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि अभी तक इस देश में चुनाव की आवश्यकता है जी। चुनाव का आप कराते रहेंगे तो आपको एक तरह की वैधता रहती है कि जनता ही आपको चुन रही है, इसलिए आप वैध हैं। आप जनमत को कैसे ठुकरा सकते हैं? अब विचारधारात्मक तौर पे विरोध में भी हो, लेकिन देखिए जनता ने चुना, इसलिए चुनाव बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इससे एक फॉर्मलिज्म बना रहता है, एक फॉर्म बना रहता है और वैधता बनी रहती है। संविधान भी जैसा है वैसा रहेगा, संविधान की व्याख्याएं होती चली जाएंगी और संविधान के उल्टा काम होता चला जाएगा। अदालत भी रहेगी, अदालत भी वही काम करेगी। आपने देखा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कल कह दिया ममता बनर्जी की सरकार को कि आप घर घर राशन नहीं ले जा सकते। मतलब इस फैसले को समझना बहुत मुश्किल है कि आपने किस आधार पर यह फैसला दिया। एक सरकार एक काम करना चाहती है, वो क्या संविधान विरोधी काम है? वो किस प्रकार आप वहां जाकर कर रहे हैं, या फिर दिल्ली की सरकार के साथ जो बर्ताव किया जाता है उसको भी हम सब लोग देखते हैं। तो चुनाव के साथ उसका रिश्ता है, क्योंकि आप जब ऐसा करते हैं तो हिंदू को राजनीतिक हिंदू में बदलते हैं जी। और राजनीतिक हिंदू का मतलब है भारतीय जनता पार्टी का मतदाता, वो और किसी का मतदाता नहीं होगा। तो वह धार्मिक हिंदू नहीं है, वह राजनीतिक हिंदू है। और राजनीतिक हिंदू जो मतदाता हिंदू होगा और जो बाकी सारी सांसारिक बातें भूलकर इस एक तथाकथित आध्यात्मिक काम में कि राष्ट्र को बचाना, यानी अब जो झूठ वो बोलता है राष्ट्र को बचाना, असल है वो अपने को बचाना चाह रहा है कि मेरा कब्जा कैसे बचा रहे और ये मैं सबका मालिक रहूं, बाकी मातहत रहें। ये जो सुख इसमें मिलता है उस सुख को हासिल करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। शस्त्र पूजा भी वही करते रहे, शस्त्र पूजा भी वही करते हैं। आप मुझे बताइए कि कहाँ होती है और शस्त्र पूजा इस तरह से? आप बाकायदा दशहरे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हथियारबंद जुलूस निकालते हैं। कई जगह फायरिंग की है उन्होंने, जब मौतें हुई हैं इंदौर में, इस तरह की खबरें आती रही हैं। तो कौन सा एक संगठन है जो सशस्त्र ट्रेनिंग देता है, सशस्त्र जुलूस निकालता है और उसको इसकी पूरी इजाज़त है, उसमें बैन नहीं लगेगा, उस पर वह एक सम्मानित संगठन है। चलिए दोस्तों, अपूर्वानंद जी से दो महत्वपूर्ण बातें इस पूरे डिस्कशन से। एक तो है कि धर्म का इस्तेमाल तो राजनीति में होता ही है और ये पूरी लड़ाई संसाधन पे, रिसोर्सेज के जितने सेंटर्स हैं उस पर कब्जा बनाए रखने की है और ख़ास तौर से बहुजन समाज को, SC ST OBC को संविधान से जो अधिकार मिले हैं उसको वापस फिर लेने की है, कब्जा बनाने की उस पर भी। दूसरी बात, पहले हम लोग समझते थे सिर्फ सांप्रदायिकरण या कम्युनलाइजेशन जो है इसका चुनावी मसला है, लेकिन अपूर्वानंद जी ने कहा कि ये सिर्फ चुनावी नहीं है, चुनाव से रिश्ता तो है ही, लेकिन धीरे धीरे ऐसे माहौल बनाया जा रहा है कि जो आपके एवरीडे लाइफ का ये पार्ट होगा। सावधान रहिए, अपने बच्चों को बचाइए, आप भी बचिए, क्योंकि ये नफ़रत जो होती है, नफ़रत सबको लपेटती है। रोजगार के सवाल उठाइए, शिक्षा के उठाइए, व्यवसाय के उठाइए, तमाम सवाल उठाइए और इस तरह के जो ध्रुवीकरण होते हैं वो हर समय राजनेताओं और व्यवसायियों को ही लाभ पहुंचाते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा और शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। शुक्रिया सर, थैंक यू। हो गया।